गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जन्माष्टमी की और इंडिपेंडेंस डे की। फ्रेंड्स, आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ रिफंड अंडर इन्वर्टी ड्यूटी स्ट्रक्चर, द कंसेप्ट, स्नैक्स एंड सजेशंस। फ्रेंड्स, द टॉपिक इज़ नॉट एज सच द टॉपिक, बट it is a basically we may say it is a sort of charcha where we enter into the roots and find some valuable suggestions for the government what the inverted duty structure particularly in respect of the services is that and the other aspects. Friends, we will not go into details of the Gujarat High Court judgment in VKC footsteps which has been dealt at various forums. मेरे खास दोस्त सुशील वर्मा ने भी, एडवोकेट ने भी इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ एक सेपरेट वीडियो में। तो आवर फोकस वुड नॉट बी टू एंटर इनटू द जजमेंट. First we understand what our section is. Our section is section 54 subsection 3, which says that a registered person may claim refund of any unutilized ITC at the end of tax period. इसके बाद एक प्रोविजो है, प्रोविजो को सेकंड क्लॉज है which says that where the credit has accumulated on account of rate of tax of input being higher than the rate of tax on output supplies. तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको मेन बॉडी को देखेंगे 54(3) की, वहाँ पर बड़ा क्लियरली है एनी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी. हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि आईटीसी मीन्स आईटीसी वेदर इट रिलेट्स टू द गुड्स और द सर्विसेज. लेकिन जिस समय प्रोविज़ो की बात आती है तो प्रोविज़ो मेरे हिसाब से तो बड़ा क्लियरली वर्डेड है, पर हाई कोर्ट ने कंसेप्ट को देखा. उसमें जो आर्गू करा गया उसमें आर्गू करा गया कि रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स, मैं प्रोविजन को दोबारा रीड करता हूँ कि वेयर द क्रेडिट हैज़ एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट बीइंग हायर. तो आर्गू ये करा गया कि रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट की जगह इनपुट टैक्स, रेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होना चाहिए. उसके बाद उसके कंसेप्ट को देखा गया. कंसेप्ट को देखने के बाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया. सर्टेनली इट वुड बी ए चैलेंज, लेकिन हमारा जो बेसिक जो टॉपिक है वो टू है एंटर इनटू द रूट्स. व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन की बात करें तो डे वन एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी तो गवर्नमेंट की एक ही मंशा थी कि किसी तरह से टू स्मूथ सेलिंग देयर शुड बी स्टेटस को. स्टेटस को करने के लिए उन्होंने क्या करा, टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप देखेंगे तो गुड्स के वही प्रोविजंस हैं, सर्विसेज के वही हैं जो प्री जीएसटी रजीम में थे. सर्विस टैक्स की जो मेगा एग्जाम्पशंस थी वो एज इट इज़ उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी. इसी तरह से अगर हम ट्रेडर ऑफ द गुड्स की बात करें तो ट्रेडर्स ऑफ द गुड्स वर नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द सर्विसेज. यहाँ पर उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया कि ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स आर एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑफ द सर्विसेज, बट at the same time they have restricted the refund of the services. They have allowed the ITC in respect of the goods and also the refund, but the restriction was there in respect of refund of the services. So this was the intention of the government from day one. इसके बाद 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई 22 दिसंबर 18 को, जहाँ पर भी रिपीट करा गया. उसमें एजेंडा में भी यही था और मिनट्स में भी यही था कि there is no intention of the law and the wording of the law is very very clear that no refund of services would be allowed. Government says that we are not denying any IITC, but restriction is only on the refund. One may say कि IITC is a vested right. Government भी कह रही है कि हाँ जी vested right है, but certainly whether the refund is a vested right or not, they are not considering that. तो फ्रेंड्स, अगर हम जीएसटी को फर्दर देखें बिफोर एंटरिंग इनटू द कंसेप्ट ऑफ दिस, अगर जीएसटी की अपनी कंसेप्ट की अगर हम बात देखें तो जीएसटी एक डिफरेंट टाइप का टैक्स है. इसका लॉ भी एक डिफरेंट तरह से उसको फॉर्मुलेट हुआ है. यहाँ पर एक जीएसटी काउंसिल है. जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच हु हैज़ टू रिकमेंड अबाउट एनीथिंग एवरीथिंग. अगर हम लॉ की बात देखें, नोटिफिकेशंस की बात करें, नॉट इवन द सर्कुलर्स, अगर आप उनके मिनट्स उसको देखें तो नॉट ओनली द नोटिफिकेशंस बट सर्कुलर्स आल्सो आर अप्रूव्ड बाय इट. तो गवर्नमेंट ने जिस समय, एक बारी अगर आपको याद हो कि एक बारी जब रेट्स कट करे थे और गवर्नमेंट डिलेड इन ब्रिंगिंग द नोटिफिकेशन, एट द टाइम वी आर्ग्यूड दैट इट शुड बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग.
तो एट द टाइम वी गिव द इम्पोर्टेंस टू द जीएसटी काउंसिल, और उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ himself started, the GST council has itself started giving the effective date of notification in the मीटिंग इटसेल्फ कि यहाँ ये जो रेट का नोटिफिकेशन इस डेट से इफेक्टिव होगा। तो जीएसटी काउंसिल एक डिफरेंट टाइप की बॉडी है और उसका एक डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, वो शायद और किसी लॉ में नहीं है। अगर हम गुजरात हाई कोर्ट, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट जो है, सर्टेनली अगर हम इंटेंशन की बात करेंगे या जीएसटी काउंसिल देखेंगे, जीएसटी काउंसिल का जिस समय लॉ फॉर्मुलेट हुआ, जिस समय उन्होंने मीटिंग्स करी, तो वहाँ पर उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियरली थी। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट की इंटेंशन कुछ और थी। तो फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन आईटी रिफंड देने की होती तो दे वुड हैव गिवन द रिफंड ऑन सर्विसेज। और फर्दर फ्रेंड्स, अगर इफ देयर इज सम एम्बिग्यूटी इन द लॉ, the government can certainly amend the law retrospectively. Government को कोई नहीं रोक सकता। we know that this judgment will certainly go to the Supreme Court, लेकिन हमें लॉ को अमेंड करने से भी नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो स्टेटेड दैट द इंटेंशन इज नॉट प्रॉपरली वर्डेड इन द लॉ, देन रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट वुड आल्सो बी वैलिड। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का जो डिस्कशन है, दिस इज द बेसिकली बैकग्राउंड, बट इंटेंशन इज टू डिस्कस why this intention, why whether this intention is correct। अगर हम जिसमें जीएसटी आया तो उस समय की अगर हम बात देखें तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें बताई गई कि जीएसटी इज द सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म वेयर टू नेल थ्योरी वर्क्स, कि एक इनपुट है एक आउटपुट है, दोनों में से जो ज़्यादा है वो आप पे कर दीजिए। इस वाज द टू नेल थ्योरी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती चली गई। और अगर आप इस अमाउंट को देखें, अगर हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली देखें, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में क्या है कि दे हैव रेस्ट्रिक्टेड द रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ दिस सर्विसेज अंडर द लॉ। जो मैं गवर्नमेंट का वर्जन बोल रहे हैं, हम गुजरात हाई कोर्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, विल डिस्कस ओनली द गवर्नमेंट्स वर्जन। तो दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग द क्रेडिट, बट दे आर restricting the refund, and refund that too in relation of the services, and that too under the inverted duty structure. So far as the export of services are concerned or export of goods are concerned, they are allowing the refund of services as well. कैपिटल गुड्स में तो प्रॉब्लम है ही। तो फ्रेंड्स, अगर ये इस तरह से अगर आईटीसी कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होता चला जाएगा इंडेफिनेटली, देन इट बिकम्स द कॉस्ट। और इसके बाद एक और बताएं कि अगर 2 साल का पीरियड निकल गया तो 2 साल के पीरियड के बाद आप इसको एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन प्रोविजंस की वजह से रिफंड क्लेम नहीं हो पाएगा। तो इस समय ये और भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कुछ सेक्टर्स को डिस्कस करें, जैसे कुछ सेक्टर्स को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई गारमेंट सप्लाई करता है, ज्वेलरी सप्लाई करता है, विच इज़ टैक्सेबल एट 3% और 5%, एंड दैट सप्लाईज आइदर थ्रू ई कॉमर्स और सम एजेंट, और वो एजेंट जो है सेल करने के लिए कोई हैंडसम कमीशन चार्ज करता है, और दैट हैंडसम कमीशन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो ये जो 18% है बहुत दफ़े अनअब्जॉर्ब रह जाता है, और उसका पता चलता है कि साल 2 साल में 1-2 करोड़ रुपए का आईटीसी एक्यूमुलेट हो गया। इसी तरह से जॉब वर्क के बिजनेस को अगर हम लेकर के चलें, जॉब वर्क का बिजनेस जो है वो 5% पे टैक्सेबल है। अगर जॉब वर्कर को कैपिटल गुड्स परचेज करनी है या कुछ सर्विसेज एक्वायर करनी है जो कि 18% पे है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए somebody is engaged in the work contract services to the government which is taxable particularly at 12%, तो उसकी बहुत सारी सर्विसेज जो रिसीव करता है, दीज आर टैक्सेबल एट 18%। नाउ दिस आईटीसी स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई अगर हैवी मशीनरी परचेज कर रहा है, प्री जीएसटी रजीम में वो सी फॉर्म के अगेंस्ट आती थी, लेकिन आज सी फॉर्म के अगेंस्ट नहीं आ पाएगी, आपको टैक्स पे करके लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए फैक्ट्री इंस्टॉलेशन पीरियड 2-3 साल का है और उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तो देन इट बिकम्स हिज कॉस्ट, और उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज एटलीस्ट बाई 18%। अगर कैपिटल गुड्स का रेट 18% है। इसी तरह से बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, मे बी जोमेटो, मे बी पीसी ज्वेलर, जिनको अगर हैवी एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ रहे हैं ऑन मार्केटिंग और सेल प्रमोशन, जिसका बेनिफिट कई सालों में मिलता है ना, दीज
are taxable again 18%. So certainly more capital would be required on account of the credit. So there are various sectors where due to not allowing the refund of services, these sectors are suffering with either increase in the cost or with the increase in the capital, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो इससे फर्दर क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि अननेसेसरली अनड्यू टैक्स प्लानिंग करनी पड़ रही है. अनड्यू टैक्स प्लानिंग किस तरह से हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को लें तो पहले वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले वो सपोजिंग ही वाज रिसीविंग द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज. सपोज मैं एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ कि एक बिल्डर है, बिल्डर कहता है कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करता है कि फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द विंडोज़. अब उसके 500 फ्लैट्स बनने हैं, वो 2000 विंडोज़ का सप्लाई कर देता है. नाउ व्हेन दिस विंडोज़ आर सप्लाइड एंड इंस्टॉल्ड देन दिस बिकम्स ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. इंस्टेड ऑफ दिस ही विल से नहीं जी आप ऐसा करो 2000 विंडोज़ को मुझे सप्लाई कर दीजिए और इंस्टॉलेशन का काम मैं किसी दूसरे से करवा लूँगा, मे बी यू और मे बी समबडी एल्स. तो देन ही इज़ परचेजिंग द गुड्स. परचेजिंग द गुड्स करने पर उसे रिफंड मिल जाएगा. इसी तरह से वी में से कि फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग पार्टनरशिप में आ जाए. we as a CAs are aware of what is the networking partnership. कि on the face of it appears to be partnership, but behind the scene everybody is इंडिपेंडेंट. तो अगर दो कंपनीज अगर नेटवर्किंग पार्टनरशिप कर दें, उस पार्टनरशिप में एक का तो एक्यूमुलेशन होता है और दूसरे की हमेशा कैश लायबिलिटी होती है. दोनों के दोनों अगर कर लें तो देन देयर वुड बी नो एक्यूमुलेशन. तो इसी तरह से कुछ ये भी सोचा जा सकता है कि भाई एक और एक्टिविटी ऐड कर लो, सर्विस एक्टिविटी ऐड कर लो, तो जहाँ पर कैश पेबल की रिक्वायरमेंट, सो दैट कि मेरा एक्यूमुलेशन उससे के साथ एडजस्ट हो जाए. इवन वो सर्विस इज प्रोवाइडेड सम मार्जिनल लॉस, बट एक्यूमुलेशन वुड बी, वो सर्विस एक्टिविटी किसी भी तरह की हो सकती है. इसी तरह से एक और भी टैक्स प्लानिंग हो सकती है कि नहीं जी अभी तक तो हम जो लेबर थे वो हायर बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेते थे, अब लेबर को हायर बेसिस करने के लिए एम्प्लॉय कर लेते हैं, वेजिस पर ले लेते हैं, मेरे सर्विसेज का अमाउंट रिड्यूस होगा. तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों में ऐसी बहुत सारी टैक्स प्लान, अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर आप देखना शुरू करें तो पहले उनका सर्विस पोर्शन ज़्यादा हुआ करता था उसके P&L अकाउंट में. अब सर्विस की जगह मटेरियल पोर्शन ज़्यादा हो गया. इसका रीज़न सिर्फ यही है कि बिकॉज दे आर नॉट अलाउड द रिफंड ऑफ सर्विसेज. तो इनके चलते चलते उसमें कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी 2-4% ऐसे भी लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि होंगे, कि जो कि अगर मान लीजिए 2 करोड़ का ITC का वो एक्यूमुलेट हो गया, हो सकता है कि अनफेयर एक्टिविटीज़ में आ जाए कि अच्छा जी बिलिंग ही कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स आई वुड से दैट लॉ शुड बी वेरी वेरी सिंपल. हमारी जो सबसे बड़ी कम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है वो कम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है मल्टीपल रेट से. अगर आपने मेरे ऊपर पीछे वाले इलस्ट्रेशन जितने भी देखे हैं उन सब इलस्ट्रेशंस में एक्यूमुलेशन इज देयर ओनली बिकॉज ऑफ लोअर रेट ऑफ आउटपुट टैक्स. जहाँ पर भी 18% की अगर मेरी सर्विसेज है, सप्लाई है गुड्स की, वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इज वेयर एवर द आउटपुट सप्लाई इज एज टैक्सेबल एट द लोअर रेट. तो मेन प्रॉब्लम इसकी है. अगर हम इसके अलावा वैसे अगर GST की बात करें तो GST में ये तो एक प्रॉब्लम आई. इसके अलावा जो हमारी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस भी कम कम्प्लेक्स नहीं है. अगर रिफंड के फॉर्मूले देखें तो फॉर्मूले भी कम्प्लेक्स हैं. अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट देखें तो ब्लॉक क्रेडिट में एक एक वर्ड जो है अपनी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन लेता है. फॉर्मूला 42-43 रूल में इन रिलेशन टू ITC, अगर आपने एकेडमिक्स के टाइम पे मैथमेटिक्स नहीं होगा तो शायद उस फॉर्मूले को भी ना सोल्व कर पाए. ब्लॉक क्रेडिट की बात कर रहे थे. ब्लॉक क्रेडिट में फॉर एग्जांपल पर्सनल कंजम्पशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल कंजम्पशन? some officer says that you will not get the ITC on mask and sanitizer, it is the personal consumption. तो मैंने क्वेश्चन पूछा तो अगर ये पर्सनल कंजम्पशन है तो क्या सोप और नैपकिन जो टॉयलेट में रखे हैं वो भी पर्सनल कंजम्पशन है? अगर टी और कॉफ़ी सर्व हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ को वो भी पर्सनल कंजम्पशन है. इसी तरह से अभी एक एडवांस रूलिंग है जहाँ पर उन्होंने कहा कि जी मेडिसिन सप्लाई टू दी एम्प्लॉय इज़ नॉट अलाउड. तो फ्रेंड्स देयर आर सो मैनी ifs and buts everywhere. So our laws should be very very simple. Now coming back to inverted duty structure, what would be the ideal inverted duty structure? Friends, my view would be that as I said, that the problem starts with the multiple rate structure. Had there been a single rate, there would be no requirement of this inverted duty structure at all. लेकिन
ये गवर्नमेंट का बिल्कुल ठीक है कि कुछ सेक्टर्स को हमने रिलीफ देना है, रेट कंसेशनल रेट देना है। तो फ्रेंड्स उस केस में आइडियल सिचुएशन वुड बी दैट इंस्टेड ऑफ अलाउइंग गुड्स और सर्विस, इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज, द रिलीफ शुड बी गिवन सेक्टर वाइज एंड विथ फुल हार्ट, ओपन हार्ट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि सपोजिंग अगर गवर्नमेंट सोचती है कि हमें रॉ फूड सेक्टर को, सीरियल, पल्सेस एंड ऑल, उसमें भी बहुत सारी प्रोसेसिंग और सब कुछ होता है, कि इफ वी वांट टू गिव द कंसेशनल रेट टू रॉ फूड सेक्टर, देन गिव द कंसेशन, अलाउ द इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड वेदर इट बी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और इवन द कैपिटल गुड्स, पूरे के पूरे उस पर, जहाँ पर आपने पूरे सेक्टर को पकड़ना। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट सोचती है कि वी वांट टू गिव ए कंसेशनल रेट ऑफ 12% टू द गारमेंट्स, ओके, बिल्कुल दीजिए। तो देन यू प्लीज इंश्योर दैट फाइनल रेट टू द कंज्यूमर वुड आल्सो बी 12% इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ टैक्सेस। अगर इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी बनता है किसी भी अकाउंट पे, चाहे वो टैक्स इनपुट्स हो या इनपुट सर्विसेज हो या कैपिटल गुड्स हो, अलाउ दैट रिफंड। इसी तरह से आपने आइडेंटिफाई करा जी सोलर, विंड एनर्जी और इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वो कंसेशनल रेट पर होने चाहिए, ओके सर, तो दीजिए ना, फिर रिफंड दीजिए, फिर सभी सेक्टर्स पे दीजिए। इसी तरह से प्रेशर ज्वेलरी में आप कहते हैं कि 3% का रेट होना चाहिए, ओके सर, 3% है तो फिर उसके बाद तो फ्रेंड्स these sectors should be selected, and instead of goods and services, for these sectors should be identified for the lower rate of tax and allow full refund. Please ensure that there are no hidden taxes which become the cost. जो भी आप सेक्टर आइडेंटिफाई करें उस सेक्टर में आप इन्वर्टेड ड्यूटी का स्ट्रक्चर को फुल हार्ट से, ओपन हार्ट से अलाउ करें, देन दैट वुड बिकम बी ए ट्रू सिंपल टैक्स। अभी कल ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंपल डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर की रिवील करा है। तो अगर आप उसको देखें तो सेम थिंग शुड हैपन विद द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर द जीएसटी। तो जीएसटी की जो एम्बिग्यूटीज हैं, जो 3 साल हो गए, 3 साल के बाद पर्टिकुलरली हमें सोचना होगा कि किस तरह से इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया जाए और किस तरह से जो कम्प्लेक्सिटीज पर्टिकुलरली टू द टैक्स पेयर्स है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए। फ्रेंड्स, ITC एंड रिफंड आर द बैकबोन ऑफ द GST एंड सक्सेस वुड certainly depend upon the simplicity and clarity. This would not only benefit to the taxpayer but to the tax administrator as well, because in that case both of them would sail in the same boat. With this I like to conclude my topic. Next topic friends would be renting of residential and commercial property, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक एग्जम्पशन एंट्री है, दिस इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस। तो वहाँ पर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का क्या मतलब है, किस तरह के रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में एग्जम्पशन है, कहाँ पे टैक्सेबल है, हॉस्टल्स टैक्सेबल है, अगर मैं बिल्डिंग देता हूँ हॉस्टल के पर्पज से और आगे वो आदमी हॉस्टल चलाता है तो दोनों जगह पे क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी। इसी तरह से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्विक नोटिस पीरियड देते हैं या वेकेशन शूट चल रहा है तो वहाँ पर क्या पोजीशन होगी। तो फ्रेंड्स, दिस वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। विद दिस आई लाइक टू थैंक एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स, enjoy, happy Independence Day friends, thank you।